हमारे मीडिया के साथी, आप सब वाकिफ़ हैं कि आज हम लोगों ने बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में, वैसे तो विधान परिषद में बजट की प्रतियां उपस्थापित की गई हैं, लेकिन बिहार विधानसभा में हमने विस्तार से अपने बजट उपबंधों के बारे में चर्चा की। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा बजट जो मुख्य रूप से है, जो हमारे सरकार की प्राथमिकताएं पिछले समय में रही है, जो 7 निश्चय से शुरू हुई, 7 निश्चय 1, फिर 7 निश्चय 2, उसी श्रृंखला में उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए या उसी के तहत जो सरकार के सामने प्राथमिकताएं निर्धारित थी, उसी को लक्षित करते हुए हमारा ये बजट रहा है। और इसमें जो, जैसा कि आप जानते हैं कि सामाजिक क्षेत्र के साथ साथ जो सामाजिक क्षेत्र का विकास जो होता है और समावेशी विकास, ये दो मुख्य रूप से हमारे प्रमुखता के या प्राथमिकता के क्षेत्र हैं। लेकिन मूल मंत्र वही जो मुख्यमंत्री का मूल मंत्र है, न्याय के साथ विकास, कि विकास भी हो और समावेशी होने से न्याय के साथ वो बन जाता है विकास। तो वही हमारी प्राथमिकता रही है। और सबसे पहली चीज़ जो मैं पुनः कहना चाहूँगा कि आपको मालूम है कि कोरोना प्रभाव से या फिर अभी जो विश्व में तनाव की स्थिति है, आप सब लोग जानते हैं कि जो यूक्रेन रूस का युद्ध चल रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य में वैश्विक स्तर पर मंदी है। बिहार सहित हमारा देश अछूता नहीं है, लेकिन उसी समझिए कि परेशानी के परिप्रेक्ष्य में बिहार ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। कल हमने आप लोगों को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करते हुए बताया था कि 21-22 में तो हमारी प्रगति की रफ्तार राष्ट्रीय औसत से आगे रही ही है। वैसे जो वैश्विक औसत स्तर है, उससे पूरे देश का, भारत का औसत स्तर ज़्यादा है, लेकिन हमारे बिहार का जो मतलब विकास दर है, वो राष्ट्रीय औसत से भी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 2.25% से भी ज़्यादा है। तो इस दृष्टिकोण से आप समझ सकते हैं कि कोरोना के प्रभाव से उबरने या निकलने के प्रयास में हम अपने देश के अन्य भागों सहित विश्व की तुलना में हम काफ़ी आगे और सफल रहे। ये स्पष्ट बताता है जो विकास का की स्थिति है। जो आंकड़े कल ही हमने आपको दे दिए हैं, इसलिए उसको दोहराने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूँ। और सबसे पहली चीज़ जो आज के बजट की विशेषता है, वो है हमारे बजट का आकार, जो पिछले साल की अपेक्षा इस बार भी लगभग 10% से अधिक बढ़ा है। और वो अगर शुद्ध आंकड़े हम आपको बताएं तो वो समझिए 2,61,885.4 करोड़ रुपए का हमारा बजट है, जो पिछले साल की तुलना में, जैसा कि हमने कहा कि 10.18% अधिक है। और जो हमारे मतलब कुल प्राप्ति का अनुमान है, वो भी पिछले साल की अपेक्षा 10.17% अधिक है। और हम उच्चतर आर्थिक मतलब विकास की गति चाहते हैं। और हम लोग 23-24 में ये जानकर आपको अच्छा लगेगा
कि कुल व्यय का लगभग 65% विकासात्मक मदों पर हम खर्च करने की योजना रखते हैं और 22-23 की तुलना में वर्ष 23-24 में शिक्षा, स्वास्थ्य सहित आधारभूत अधोसंरचना पर पूंजीगत व्यय में भी 18.15% की वृद्धि अनुमानित है और यही हमने अपने बजट के माध्यम से लक्ष्य रखा है। और दूसरी विशेषता जो हमारे बजट की है वो है वित्तीय समेकन की, मतलब फाइनेंशियल कंसोलिडेशन जो कहते हैं, कि इसको तेज रफ्तार देने के साथ साथ हमारा वित्तीय प्रबंधन कुशल रहे, जो इसके मानक होते हैं उस मानक के हिसाब से हमारी वित्तीय व्यवस्था और प्रबंधन रहे। इसलिए हम लोगों ने इस बजट में राजस्व घाटा को समाप्त कर, अभी तक हम रेवेन्यू डेफिसिट चल रहे थे, हम लोगों ने इस बार प्लान किया है कि राजस्व घाटा को समाप्त कर लगभग 4,479 करोड़ रुपए की राजस्व अधिशेष सृजित करने का विचार हम लोगों ने किया है। मतलब रेवेन्यू सरप्लस जो लगभग 4400 करोड़ रुपए का मतलब ये होता है, तो ये हम लोग इस बार हमने महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। और राजकोषीय घाटा जो होता है फिस्कल डेफिसिट, उसको भी हम लोग जीएसडीपी जो होता है उसके अनुपात में 2.98% ही रखा गया है। जो आप लोग जानते होंगे कि जीएसडीपी के 3% तक अगर फिजिकल डेफिसिट रहता है तो वो एक तरह से अच्छी वित्तीय व्यवस्था या अच्छा वित्तीय प्रबंधन माना जाता है। तो ये हम लोगों ने रखा है। और जो न्याय के साथ विकास का सबसे उजागर पक्ष होता है वो होता है समावेशी विकास का। मतलब समाज में जो गरीब लोग हैं, हाशिए वाले लोग हैं, उनको उन तक विकास की रोशनी पहुंचाकर उनको मुख्य धारा में शामिल करना ही प्राथमिकता में हमारे है। और इसीलिए इस बजट में कई प्रावधान किए गए हैं कि जिससे खास तौर पर देखिएगा महिला का, युवा के लिए इस बार हम लोगों ने अलग प्रावधान किया है। आप अगर हमारा बजट जो हमने आज विधानसभा में रखा है, जो प्राथमिकता वाले क्षेत्र हमने निर्धारित किए हैं, उसमें सबसे पहला यही दोनों है, युवा एवं रोजगार है, और दूसरा महिला सशक्तिकरण अनवरत रूप से जारी रखने की योजना है। युवा रोजगार में आप जानते हैं हमने वहाँ पूरे विस्तार से आंकड़े दिए हैं, आपको आंकड़े मिल जाएंगे कि सरकारी नौकरियां भी मतलब काफ़ी संख्या में पद भी सृजित किए जा रहे हैं और नियुक्ति प्रक्रिया भी जारी रखी जा रही है। जो पूर्व से रिक्त पद हैं उन पर भी नियुक्ति की कार्रवाई चल रही है। और चाहे बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से हो, कर्मचारी सेवा चयन आयोग के माध्यम से हो, तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से हो, इन सभी आयोगों को अधियाचना यानी रिक्विजिशन भेज के नियुक्ति की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। क्योंकि जो हमारे बेरोजगार युवा हैं उनको हमने रोजगार उपलब्ध कराने का वादा किया है और मुख्यमंत्री ने भी गांधी मैदान से 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की घोषणा की है। उसके तरफ ही यह बजट अग्रसर है और हजारों नियुक्तियां जो सरकारी क्षेत्र में जो रिक्तियां हैं या कई हजार पद अतिरिक्त भी सृजित किए गए, उन पदों पर नियुक्तियां की जा रही हैं और की जाएंगी। उसके अलावा जो शिक्षा विभाग में जो शिक्षकों की नियुक्ति है, संयोग से कुछ दिन पहले तक शिक्षा विभाग के साथ हम जुड़े थे, उसी समय लगभग 42-43 हज़ार नियुक्तियाँ हुई थी। अभी भी लगभग उतनी ही नियुक्तियाँ होनी हैं। ये तो प्रारंभिक विद्यालय में, मतलब प्राथमिक और मध्य में, फिर माध्यमिक के लिए कई हज़ार हैं,
फिर +2 यानी उच्च माध्यमिक के लिए कई हज़ार हैं। विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में प्राध्यापकों की नियुक्ति की जा रही है। इसलिए ये सब कार्य लगातार चल रहे हैं। और जो बगल में हमारे लोकेश जी बैठे हैं, इनके साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अभी देखिएगा सरकार की योजना हर जिला में एक इंजीनियरिंग कॉलेज, अभियंत्रण महाविद्यालय खोलने की है। और ये खुलता है अगर, जो रोज़ आप ही लोग समाचार पूरे बिहार की जनता को देते हैं कि अब जब किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का उद्घाटन होता है तो ये नहीं है कि आज उद्घाटन हुआ और फिर साल 2 साल बाद शिक्षक जाएंगे और 4 साल बाद पढ़ाई शुरू होगी और 6ठा साल इम्तिहान होगा। ये साथ प्रक्रिया चलती है, समानांतर चलती है। और हम अपने ही यहाँ की बात कह रहे हैं। हमारे यहाँ समस्तीपुर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज, अभियंत्रण महाविद्यालय का उद्घाटन हुआ। हालांकि अब तो एडवांस ही चलता है। वो महाविद्यालय का काम बच्चों की पढ़ाई, शिक्षकों की व्यवस्था करके पूर्व से की जा रही थी। तो इसलिए ये जो चीज़ें, जो अभियान चल रहा है, इससे तो समझिए हमारे प्रदेश के नौजवानों को काफ़ी दिशा मिल रही है ना। प्रतिवर्ष हमारे हजारों छात्र अभियंत्रण शिक्षा ग्रहण करते हैं, पॉलिटेक्निक की शिक्षा ग्रहण करते हैं और वो सब एक अच्छी नौकरी या फिर स्वरोजगार करने के लिए उपयुक्तता प्राप्त करते हैं। वो उसमें क्षमतावर्धन होता है, वो सक्षम होते हैं और अपने से भी स्वरोजगार की तरफ बढ़ते हैं। कृषि के क्षेत्र में हो या महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में हो, एक एक चीज़ की बात करें तो पता नहीं कितनी देर लग जाए। जीविका की बात तो लगातार आप सुन रहे हैं कि अभी मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा में जो थे, और हम तो आज विधानसभा में भी कहे हैं कि हमारे दूसरे तरफ के साथी महिला सशक्तिकरण पर कुछ हम सरकार की नीतियों की बात कर रहे थे, तो कुछ उधर से टिप्पणी किए। तो हमने कहा कि भाई क्यों भूलते हैं कि यही विधान मंडल का परिसर है, सामने ही मैदान में प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने मुक्त कंठ से सराहना करते हुए स्पष्ट कहा कि बिहार में जो महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम हुआ है, महिला सशक्तिकरण का काम हुआ है, वो पूरे देश में कहीं नहीं हुआ है। तो हमने कहा कि भाई आप ही के आका कहते हैं, अगर हमारी बात अच्छी नहीं लगती है तो कम से कम उनकी बात तो समझिए और सही बात बोलने की कोशिश करिए। और इसी तरीके से चारों तरफ जीविका तो समझिए अभियान नहीं, वो एक तरह से मूक क्रांति, मौन क्रांति, सामाजिक क्रांति हो रही है। जिस ढंग से ग्रामीण परिवेश की अशिक्षित महिलाएं जिस ढंग से जागरूक होकर स्वनियोजन के लिए स्व सहायता समूह के माध्यम से छोटे छोटे ऋण लेके, जो हमने देखा है, सुना है कि 5,000 से 20,000 इतना ऋण लेके और ऐसे लगन संकल्प से किसी काम की शुरुआत की है कि आज उन्होंने खुद कहा कि मेरी आमदनी लगभग 1 लाख रुपए महीना है। अब सोच लीजिए हम लोग कितना लोग बैठे हैं, लाख रुपया कमाने वाला कितना प्रतिशत लोग होता है। और ये जीविका अभियान के सफलता का सूचक और द्योतक है कि समझिए आज, और सबसे बड़ी बात है कि जो उनमें आत्मबल और आत्मसम्मान जगा है, उसमें से कईयों ने अपनी कहानी कहने के क्रम में बताया कि वो पहले घर के चौखट से बाहर नहीं निकलती थी। पुरुषों की तरफ से उनको घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। सब लोग जानते हैं, खास के बिहार में, क्या अपने देश में ही पुरुष प्रधान समाज है, महिलाएं उतना ज़्यादा फ्रीली नहीं निकल पाती हैं। लेकिन ये जीविका अभियान
जो पूरे देश में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बेमिसाल अभियान है, जो हर जगह नज़ीर बन रहा है, इसके माध्यम से समाज में समझिए बहुत अंदरूनी परिवर्तन हो रहा है और महिलाएं आगे बढ़कर काम कर रही हैं। और ये नहीं हो रहा था तो कोई समझ सकता है कि आबादी के आधा हिस्सा का के क्षमता का तो उपयोग ही नहीं हो रहा था समाज में। वो सब लोग, आपके लोग किसी न किसी गांव देहात से जुड़े होंगे। महिलाएं क्या करती, खाना वाना बना के बैठ के अपना गप सप किए समय बीत जाता था। लेकिन घरेलू काम करते हुए जो आर्थिक उन्नति के ख्याल से जो उन्होंने काम किया है और जो काम कर रही है और उसमें जो सरकार सपोर्ट दे रही है, सहयोग कर रही है, यह वास्तव में समझिए कि सराहनीय है। और उसको भी इस बजट में जो प्रयास चल रहा है उस दिशा में, उसको बरकरार रखते हुए उसको और मजबूती देने और उसको और तेज गति से आगे बढ़ाने की योजना है। दीदी आजकल तो सब चीज़ में दीदी आगे आ गई है। दीदी की रसोई है, दीदी की पौधशाला है, किचन गार्डन है, क्या क्या नहीं है। दीदी की रसोई में अमेरिका से शेफ समझने आते हैं। तो ये तो जीविका मॉडल है जो पूरा देश फॉलो कर रहा है। आज हमने कहा भी कि भाई बिहार तो ऐसा प्रदेश हो गया है, गरीब प्रदेश है, लेकिन गरीब प्रदेश होते हुए भी जो राष्ट्रीय स्तर पर विकास के मानक हैं और उन मानकों के जो पैमाने हैं, उन सब पर हम राष्ट्रीय औसत से तो ऊंचा या अच्छा प्रदर्शन करते ही हैं, बल्कि कई मामले में हम ऊपर से नंबर 1-2 पे रहते हैं। लेकिन दूसरा सच जब इसके साथ मिलता है तो सबसे विचित्र और अचरज वाली स्थिति पैदा होती है कि हम अपने संसाधन, सीमित संसाधन से, या हमको जहाँ से जो वित्तीय मतलब उपबंध हम व्यवस्था कर पाते हैं, उनके साथ हम अपने देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन यानी सबसे अच्छा काम करने वालों में हैं। फिर भी जब गरीबी के मानक पर हमें आंका जाता है तो हम नीचे आ जाते हैं। मतलब खूब अच्छा काम करके भी अगर आप गरीब ही रह रहे हैं, इसका मतलब कारण आप नहीं, कारण कुछ दूसरा है। और ऐसे ही स्थितियों के लिए संविधान में विशेष सहायता या नीति आयोग के भी प्रावधान में मैंडेट में है विशेष सहायता का, चाहे क्षेत्रीय असंतुलन दूर करना हो या फिर जो राज्य बहुत पीछे छूटे हुए हैं। और हमारा मामला सबों से अलग इस मायने में है कि अब हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि अभी जो हम पिछड़े रह रहे हैं उसके कारण हम नहीं हैं, इसके ऐतिहासिक भौगोलिक कारण है कि हमारे पास प्राकृतिक संपदाओं की कमी है। किसी के पास हीरे की खान है, किसी को सोने की खान है, और किसी को हीरे की खान है, सोने की खान है, तो न ये उनके सरकार की उपलब्धि है, न वहाँ के जनता की मेहनत। किसी को सैकड़ों किलोमीटर समुद्री किनारा मिला हुआ है, उनको उतने मेरीटाइम रिसोर्सेस संपदा है, वो हमको नहीं है। हमारे हिस्से में प्राकृतिक मतलब जो दान के रूप में क्या मिला है, तो नदियाँ मिली हैं, और नदियाँ भी ऐसी जो नेपाल से आके 73% को बाढ़ प्रवण फ्लड प्रोन कर देती हैं। इसमें हमारा क्या दोष है, बिहार वासियों का क्या दोष है? हम लोग जो कुछ आधारभूत संरचनाओं का सृजन करते हैं उसका एक हिस्सा तो बाढ़ के समय में फिर से बर्बाद हो जाता है। हम चाह कर भी अपने इस समस्या का समाधान सीधे हाथ से नहीं कर पाते। नेपाल से बात करनी होती है, हम एक दूसरे के क्षेत्र में खड़े होकर हाथ मिला सकते हैं, लेकिन आधिकारिक बात नहीं कर सकते।
क्योंकि मामला अंतर्राष्ट्रीय है। बीच में जो नेपाल सरकार से या भारत सरकार से सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, जिसके कारण हम लोग परेशान के परेशान बने रहते हैं। लेकिन फिर भी मेरा कहना यही है कि इन सब सीमाओं, परेशानियों, दुश्वारियों के बावजूद हम देश में अन्य राज्यों की तुलना में अच्छी उपलब्धियां कर रहे हैं, विकास के मानकों पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और संवैधानिक या वैधानिक ढंग से यही स्थिति होती है जिसमें कि विशेष सहायता ऐसे राज्यों को देने का प्रावधान है। इसलिए हम उसके हकदार हैं और हमको विशेष राज्य का दर्जा या सभी योजनाओं में केंद्र से 90-10 के अनुपात में वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए, जो कि हमें तो सबसे आश्चर्य लगता है कि समझिए कि हमने तो सदन में भी कहा है कि हमें देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसी प्रदेश के वित्त मंत्री रहे, उन्होंने जब केंद्रीय बजट पेश किया गया तो अगले दिन बयान हम पढ़े कि केंद्र बिहार को 1 लाख करोड़ रुपया देगा विकास के लिए। हमको तो भाई बड़ा आश्चर्य हुआ कि कहीं पार्टी या राजनीतिक भक्ति में लोग ऐसा मतलब मिसलीडिंग स्टेटमेंट जो कहते हैं, भ्रामक बयान तो नहीं देता है। वो 1 लाख करोड़ जरूर मिलना है, उसका प्रावधान है। वो 90,000 करोड़ इस बार भी मिला है, लेकिन वो कोई खैरात, कोई दान, कोई सहायता या कोई मदद नहीं है, वो हमारा हक है। हम भी यहाँ से जीएसटी जो SGST CGST कलेक्ट करते हैं, हम भी यहाँ से 20,000 करोड़ रुपया वसूल के उनको देते हैं, तो कोई हम भारत सरकार को मदद कर रहे हैं? ये तो संवैधानिक या एक व्यवस्था के तहत उनका हक है, वो वसूलते हैं, हमको देते हैं, हम वसूलते हैं, उनको देते हैं। तो वो जो 1 लाख करोड़ रुपया है उसको कह दिया कि केंद्र सरकार देगा, जैसे कोई मदद कर रही है, कृपा कर रही है, जबकि बात ठीक उल्टी है। जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं जिसमें केंद्र का भी हिस्सा होता है, राज्य को भी अपना हिस्सा लगा के योजनाओं का क्रियान्वयन करना होता है, उसकी क्या गति होते जा रही है? सब जगह केंद्र अपनी जिम्मेदारी, हिस्सेदारी घटाते जा रही है। जो 85-15, 75-25, 90-10 हुआ करता था, 60-40 कर दिया और अब 50-50 कर दे रहे हैं, और वो 50 भी समय पर नहीं आता है। अभी हमने सदन में भी कहा है कि पिछड़े और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए जो छात्रवृत्ति योजना है, जो पहले 60-40 के हिस्सेदारी में चलती थी, आपको सुन के आश्चर्य लगेगा कि जब 60-40 की हिस्सेदारी थी तब उसमें लगभग 95% से ऊपर, बल्कि 1-2 वर्ष में तो हमको जो फिगर दिया 99% रुपया राज्य सरकार ने लगाया, तब जाके हम जो चयनित लाभार्थी थे उनको हम मदद दे पाए। और सबसे तो ताज्जुब की बात है कि अभी इस वर्ष से जो 1 से 8 तक के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जानी थी, वो कार्यक्रम ही उन्होंने बंद कर दिया। अब केंद्र सरकार 1 से 8 वर्ग तक पढ़ने वाले पिछड़े एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोगों को वो छात्रवृत्ति नहीं देंगे। लेकिन हम मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने तत्क्षण फैसला किया कि जितने लोग इसके हकदार हैं या चयनित हैं, अगर केंद्र सरकार नहीं देती है तो कोई बात नहीं है, पहले भी मैक्सिमम उसका हिस्सा हम ही देते थे, हम लोग 100% देंगे, लेकिन ये योजनाएं जारी रहेंगी। तो ये तो राज्य सरकार का संकल्प है गरीबों के हितों के प्रति। क्या क्या नई नौकरी का प्रोविजन हमने कहा ना कि जो शिक्षक, हमने टोटल सहूलियत तो होगी ही, जो हम बोल रहे हैं सुन के लिखिएगा तो सहूलियतें रहेगी, आप अपने मन की बात सोचिएगा तब गैर सहूलियत हो जाएगी। इसलिए सहूलियत से लिखना है तो हम जो करते हैं सो सोचिए।
इसलिए हम कह रहे हैं कि नौकरी में अभी हम वहाँ बोल के आए हैं कि शिक्षा विभाग के हर क्षेत्र में नौकरी, हर, चाहे प्राथमिक शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा है, उच्च माध्यमिक शिक्षा है, विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षा है, उसमें नौकरियां हैं। जो हमने कहा आपको बगल में बैठे हैं, रोज जो ये मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है वो बिना शिक्षक के चलेंगी? और शिक्षक चलेंगी तो नियुक्तियां नहीं होंगी। और जो अभी आपने सुना है, कल परसों ही पुलिस मीट में मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि लगभग 75,000 से ऊपर बिहार पुलिस में पद सृजित किए जा रहे हैं जिस पर नियुक्तियां होगी। तो ये सब योजना आपको नहीं लग रही है? ये सब योजना ही है, वही खाली कहे ना, जो हम जो कहते हैं उसको ध्यान से सुने। तो और एक सवाल था कि ये रेवेन्यू सरप्लस बजट है या आप लोग एस्टिमेट कर रहे हैं, इस बार डेफिसिट में चला गया है? आप अभी जो पूछ रहे हैं, अभी हम लोग के एस्टिमेट में हमने इस बार इसको रेवेन्यू सरप्लस बनाया है। वो तो एक्चुअल हिसाब होते होते 1.5-2 साल लगता है ना। जैसे अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण हमने रखा है वो 2021-22 का है। तो एक्चुअली इसमें 2 स्टेज आता है। एक तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर का है, या एक्चुअल जो हमने प्रावधान किया उसमें क्या एक्चुअल खर्च हुआ, क्या आमदनी हुई। तो अभी जो एस्टिमेटेड हम लोगों का रेवेन्यू अरेंजमेंट है उसमें हम लोगों ने रेवेन्यू सरप्लस रखा है। वित्त मंत्री जी, ये तेजस्वी यादव जब नेता विरोधी दल थे उन्होंने वादा किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। अब वो आपके साथ सरकार में है, लेकिन जिस समय उन्होंने वादा किया था उस समय तत्कालीन मंत्री जो वित्त मंत्री थे और पूरी सरकार ये कह रही थी कि हमारा बिहार का बजट उतना लोड नहीं ले सकता, फाइनेंशियल लोड नहीं ले सकता कि 10 लाख सरकारी नौकरी दे सकेंगे। आप कह रहे हैं कि नौकरी दिया जाएगा, तो मुझे ये बता दीजिए हम लोग सभी को कि मीडिया को बताइए कि जो कमिटेड एक्सपेंडिचर है, जो सैलरी के अगेंस्ट में खर्चा होगा, जो नौकरी का वादा आप कर रहे हैं, तो अगले एक साल में कम से कम कितनी नौकरियां दीजिएगा और उसके लिए कितना प्रावधान? आप भी तो वही बात पूछे। प्रावधान तो हम बता रहे थे आपको। हम कमिटेड एक्सपेंडिचर। आप सवाल इधर पूछ के उधर दे, अप्रूवल उधर से लेते हैं। अरे हम किस तरफ में देखिए, आप सवाल पूछ के उधर देखने लगे तो हमको लगा जो आप जवाब सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, खाली पूछने ही में इंटरेस्ट है आपका। हमने अभी एक एक करके गिना दिया जो किन किन क्षेत्रों में कितनी नियुक्तियां हम कर रहे हैं, और हम आपको वही बताएंगे जो हम कर रहे हैं या हमने कहा है। किसने कब क्या कहा था उसका आज के संदर्भ में क्या अर्थ है, ये अगर जानना हो तो उन्हीं से पूछ लीजिएगा। चलिए, ये सब इसी वर्ष में चलने का अनुमान है ना, ये तो इसी वर्ष में चलने का अनुमान है। चलिए, अब हमारे अपर मुख्य सचिव कुछ विशेष जानकारी आपको देंगे। मैं जस्ट